में डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसका मेंबर है। तो 4 बीजेपी नेता मिलके ये पैसा को जमा कर रहा है। और कितना पैसा आज तक आया, 1 लाख करोड़ क्या 2 लाख करोड़ की 50,000 करोड़ कितना आया वो तो। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के बाद देश के जो है वो विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों के दुख और दर्द सामने आए, जिसमें आप प्रवासी मजदूरों का दर्द आमतौर पर सामने आता रहा मीडिया के माध्यम से और दूसरे ज़रियों से। किसानों का भी दर्द सामने आता रहा, किसान भी अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखते रहे। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें तो किसानों की जो बुनियादी मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी ज़रा सा हमें नज़र डालनी होगी। जैसे किसानों के जो अधिकार हैं, उनका कितना हनन होता है, फसल पर सही मूल्य ना मिलना, ये एक परेशानी है। अच्छे बीज का, अच्छे खाद्य का ना मिलना, और इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से ना होना, है ना। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसे राज्य हैं जिसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो किसानों की ज़मीनों तक नालों, नदियों और नहरों के माध्यम से पहुंचता है, वो एक समस्या है। मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा जो मशीनीकरण है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इसका अभाव है जिसे कहना चाहिए मशीनीकरण का। और पूंजी की कमी तो किसानों के पास, जो छोटे किसान हैं, साहूकार जो किसान हैं, बड़े जो किसान हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। छोटा किसान, मंझला किसान जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप में बनी हुई हैं और वो बनी रहती हैं। लेकिन इस संबंध में जो है देखना ये होगा कि इन तमाम समस्याओं के सुधार के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, इनके हितों का ध्यान रखने वाली जो संस्थाएं, वो क्या करती हैं। तो इस संबंध में हमने बात करने की कोशिश की है। हम आपकी अभी भेंट मुलाकात कराते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी से, जो हन्नान मुल्ला जो हैं, आपको हम बता दें CPIM पोलिट ब्यूरो के जो है वो मेंबर हैं और 8 मरतबा सांसद रहे हैं। लगभग 40 वर्ष इन्होंने जो है पार्लियामेंट के गलियारों में अपना वक्त गुजारा है और हज़ारों से ज़्यादा सवालात किसानों के ये रखते रहे हैं। उस पर इन्होंने कितना इनको अचीवमेंट मिला, कितना नहीं, कितनी इनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, ये उन्हीं से बात करके पता चलेगा। 1936 में बनी ये ऑर्गेनाइजेशन और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन के। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अब सीधे जो है वो हन्नान मुल्ला साहब के पास। हन्नान मुल्ला साहब, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल में। जी, थैंक यू जी। तो हम आपसे सीधे सवाल करते हैं और सवाल ये है कि 20 लाख करोड़ का ऐलान भारत सरकार ने पैकेज का किया है, इसमें किसानों का क्या हिस्सा है? आपने आज सम्मान दिलाने की बात की है, किसान सम्मान की बात की है। देशव्यापी आपका ये आह्वान था और देश में जगह जगह तमाम राज्यों से ये समाचार मिल रहे हैं कि उनको सम्मान देने के लिए आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ये काम किया है। तो क्या देश के किसान को सिर्फ सम्मान चाहिए या उसको सामान भी चाहिए? सामान चाहिए, और सामान के लिए किसान पिछले सालों से अपना किस्मत बदलने का जो लड़ाई है वो लड़े जा रहा है। मगर आज तक आजादी का बाद हमारा जितना भी सरकार आया तो कृषि नीति जो एक्सेप्ट किया है वो कृषि नीति ज्यादातर किसान का पक्षधर नहीं रहा। इसलिए आज कृषि शुरू में किसी का जो समस्या था, नवोदारवादी नीति आने का बाद और ये समस्या संकट में बदल गया। कौन सी नीति आने के बाद? कौन सी नीति आने के बाद? जो नवोदारवादी जो नियोलिबरल पॉलिसी 92 के बाद जो पुराना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, नियोलिबरल नवोदारवाद की अर्थनीति का व्यवस्था को कहा जाता है। तब से ये संकट और गहराया और नरेंद्र मोदी आने के बाद इस संकट चरम चेहरा लिया है। इस संकट का चेहरा हम जब नोट करते हैं, समस्या तो समाधान होता है मगर संकट का तो कोई समाधान नहीं होता। इसलिए जब समाधान नहीं मिलता किसानों का, तो किसान आज पिछले नवोदारवाद नीति आने का बाद से किसान अपना शुरू किया, जो कोशिश शुरू किया। आपको मालूम है करीब 4 लाख से ज्यादा किसान आज भी करीब रोज 52 किसान खुदकुशी करता है पूरे
हिंदुस्तान में ये किसान समस्या समाधान करने के लिए संभव ना होने के कारण ये संकट के घड़ी में गुजारा आत्महत्या का रास्ता ले रहा है, क्योंकि इसके सामने समस्या हल करने का कोई नीति सरकार ने अपनाया नहीं। इससे पहले भी सबसे चल रहा था, मगर नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ये संकट और गहराया, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के जैसा किसान विरोधी सरकार भारत के इतिहास में कभी आया ही नहीं था। तो ये जो हम लोग किसान अपना जिंदगी से अनुभव पाया है, तो देखा हमारा किसान के सामने क्यों खुदकुशी कर रहा है। उसके सामने सबसे बड़ा समस्या के रूप में जो उभर के आया, दो समस्या तो सामने आया। एक है उसका जो उत्पादन का खर्चा बढ़ते जा रहा है लगातार, है जी। इनपुट का दाम बढ़ रहा है, खाद के दाम, बीज के दाम, बिजली का दाम, उसके बाद डीजल का दाम, दवा का दाम बढ़ते जा रहा है लगातार। कोई चीज का दाम तो 100 गुना बढ़ गया। और उसके साथ साथ वो जो फसल बेचने जाता है वो फसल का दाम उसको नहीं मिलता। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ऐलान करता है, वो उसमें भी हम जो हिसाब देखा है, तो 95% जो क्रॉप्स है उसका दाम जो CACP तय करता है, वो जो वो दाम उससे कम होता है खर्चा से। एक दो फसल का दाम थोड़ा बराबरी में आता है, ज्यादा दाम जो तय करता है वो उसका खर्चा से काफी कम होता है। जैसे पिछले साल में धान का दाम तय किया था 1775 रुपया, और उस साल खर्च हुआ था करीब क्विंटल 1850 रुपया के ऊपर। तो ऐसा हर फसल का दाम जो सरकार तय करता है, वो हम लोग बार बार बोलते हैं भाई ठीक है, तुम दाम सरकारी खामार जो है, सरकार का जो अपना खामार होता है बीज तैयार करने वाला, वहां जो खर्चा है उसी खर्चे में दो। राज्य सरकार जो सिफारिश करते हैं कम से कम वो दाम दो, किंतु केंद्र से जो दाम दिया जाता है वो ऑलवेज उत्पादन खर्चा से कम होता है। तो एक नुकसान का घाटे का सौदा हो गया किसान खेती। इसलिए किसान का बेटा बेटी खेती करना नहीं चाहता है, इसमें जाना तो मरना ही है। तो इसलिए खेती का जो संकट बढ़ते जा रहा है, गहरा होते जा रहा है, हम बार बार कह रहा है भाई किसान का फसल का दाम तो हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहता। हम दिन दूसरे लोग 8 घंटा काम करता है और किसान 25 घंटा काम करता है, घर परिवार बच्चा बीवी लेके सुबह शाम रात बारिश सर्दी अपना खेती में पड़े रहता है, मगर उसको शाम का दाम नहीं मिलता। हम एक मांग किया था कि इसको दाम दो। इस लड़ाई आंदोलन के चलते एक कमीशन हुआ था, कृषि कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन हुआ था। स्वामीनाथन कमीशन ने सब सुनने का बाद हम सबसे विचार करके वो बोला था किसान का रेम्युनरेटिव प्राइस जो होना चाहिए, नहीं तो खेती बचेगा नहीं, किसान बचेगा नहीं। वो रिकमेंड किया था कि C2 + 50%, वो जो फॉर्मूला, उसका मतलब यही है कि किसान जो खर्चा करता है कोई भी फसल उत्पादन शुरू से लेके आखिर घर तक पहुंचाने तक, उसका जो खर्चा होता है क्विंटल पर क्विंटल, वो खर्चा + 50%, तो उसका मुनाफा दो। खर्चा + 50% दाम देने से किसान का फसल का सही दाम मिलेगा, अगले साल से वो कर्जा में नहीं जाएंगे और अपना खर्चा चला पाएंगे और खुदकुशी बंद होगा। एक इसी समस्या समाधान होने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है। मगर स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट वो ठंडा बस्ता में डाल दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। और उसके साथ एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम से किसान का जो हुआ वो उसको कर्जा लेना पड़ता है। हर काम के लिए किसान का कर्जा लेना है, और कर्जा का जो बोझ है ये किसान का खुदकुशी का दूसरे कारण है। इस कारण में हम देखा खुदकुशी, जो वो कर्जा नहीं चुका सका। हम तो कहते हैं किसान हिंदुस्तान का कर्जा के लेके उसको जन्म होता है, कर्जा के साथ वो जिंदा रहता है, और जाने के समय कर्जा सर पे रखी वो मरते हैं। तो एक कर्जा से मुक्ति के बिना हिंदुस्तान को, किसान को जो एक इज्जत की जिंदगी ये दे नहीं सकता। इसलिए हम बोला था इसको एक बार कम से कम 1 टाइम जो इसको कर्जा माफी कर दो, उसके बाद आप 1.5 गुना दाम मिल जाए और एक बार कर्जा माफी हो जाए, तो आने वाला दिन में किसान खुशहाली होगा और किसान का समस्या नहीं रहेगा। वो अपना खेती वो चलाएगा, नुकसान से बचेगा, खुदकुशी से बचेगा। लेकिन ये मांग है।
लेकिन हन्नान हन्नान मुल्ला साहब, यहाँ मुझे एक थोड़ी सी देर के लिए बोलिए। आपसे एक सवाल बीच में इंटरप्ट करके हाँ, लेना होगा। जरूर जरूर। वो सवाल ये है कि देश में इनकी जो सरकार का पीरियड है वो लगभग अब 5.5 से साल 6 साल 6 वर्ष का हो रहा है। इससे पहले बीच में वाजपेयी जी की सरकार भी 6 वर्ष के लिए लगभग रही थी। लो कुल मिला के अगर हम 12 वर्ष मान लें और पूरे 70 सालों में से 12 वर्ष निकाल लें, तो उसकी में आपकी सरकार यानी सीपीआई या सीपीआईएम की भी सरकारें जो हैं वो स्टेट्स में रही हैं। तो कुछ शिकायत स्टेट पे आमतौर रहा पे था। ये रही है, आप आमतौर पे जो शिकायत है वो ये है कि जो कांग्रेस के पीरियड में जो किसानों और मज़दूरों का हाल हुआ, वो आज ये कहते हैं कि बेहतर है, हमने तो बहुत सारी योजनाएं ले आए हैं, जैसे कृषि क्षेत्र बुनियादी ढांचा के लिए हमने 1 लाख करोड़ का भी ऐलान किया है पिछले इसी बजट में, है ना। और इसके अलावा ये कहते हैं कि छोटी खाद्य जो जो इकाइयाँ हैं, है ना, उनके लिए हमने इंतज़ाम किया है, जो जिनको मध्य एमएसएमई कहते हैं, राइट। उसके लिए इन्होंने कुछ अलग से 10,000 करोड़ का स्कीम लाए हैं, उसको एलोकेट किया है बजट, और वो उनके लिए एलोकेट किया है। वो कितना कब मिलेगा ये हमें नहीं पता, ना किसानों को पता, और ये आप ही बता सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो प्रधानमंत्री ने फिशरीज़ के लिए जो है वो 20,000 करोड़ का कहीं ना कहीं किसानों ही के लिए वो भी फ़ायदा किया है। तो ऐसे में इन तमाम जो योजनाएं सरकार की हैं, जो लगभग 11 से ज़्यादा इनकी अपनी ये पॉलिसीज़ हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या समझते हैं? क्या क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? इनको डायरेक्टली किसानों को कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? इसो जो ज्यादा जो घोषणा है, ये घोषणा पिछले बजट में ये जो घोषणा किया था, वो सब घोषणा ही इस बार वो ये जो 20 लाख का जो प्रोजेक्ट किया ऐलान किया है, उसमें उसी को रिपीट किया है। कोई 3 साल है, कोई 5 साल है, कोई 10 साल है, ये प्रोजेक्ट है। ये नया कुछ इसमें नहीं दिया। आप बजट स्पीच पढ़ेंगे सीतारमन का, बजट स्पीच में जो है वो हुबहू कोट करके ये 20 लाख का खर्चा का रास्ता दिखाया है। जो बोल रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा मानविक संकट हुआ, जो जिसके लॉकडाउन हुआ, कोविड-19, इसके परिप्रेक्ष्य में ये सरकार का कोई भूमिका नहीं दिखाया है। ये जो योजना है, इसका योजना है किसान आधारित खेती से कॉरपोरेट आधारित खेती करना, ये सरकार का नीति है। अच्छा। आज किसान कृषि करता है, लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करके उत्पादन करता है, उसी से वो जीता है और देश को जिंदा भी रखता है। और आज किसान जो है, नीति जो सरकार और बदलना चाहता है, राइट विंग पॉलिसी और ज्यादा लेना चाहता है, उसका लक्ष्य यही है कि किसान को खेती से हटा दो और कॉरपोरेट को उसी जगह को दे दो। जमीन कॉरपोरेट को दो, हजारों एकड़ जमीन, ये बारी बोला 4,68,000 एकड़ हेक्टर जमीन ये सरकार आने वाला साल में बड़े बड़े कंपनी को दिया जाएगा। तो ये जो होगा, ये बड़े कॉरपोरेट कृषि होगा, ये खेती आधारित कृषि नहीं रहेगा। किसान अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा, बड़े बड़े कंपनी ये जमीन हड़प लेंगे, उसी में वही किसान को मजदूरी करवाएंगे। और उसके जो है व्यापार जो है, आज इसमें जो 1 लाख करोड़ का जो घोषणा हुआ है, उसका लक्ष्य यही है कि एग्रीकल्चर मार्केट ही सब कुछ करेगा। मार्केट जब सब कुछ करता है, मार्केट भगवान बन जाता है, तो मार्केट कौन नियंत्रण करता है? आज जो कॉर्पोरेट कृषि हो जाएगा मार्केट में, और 6-7-8 परिवार जो है, पूरा मार्केट हिंदुस्तान का किसान मार्केट का 90% उसका हाथ में चला जाएगा। 1 लाख करोड़ जो खर्चा करेगा वो किसान नहीं खर्च करेगा, बड़े बड़े कंपनी को टका दिया जाएगा। उससे कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कहाँ कहाँ गोडाउन किया जाए, कहाँ कहाँ कोल्ड स्टोर किया जाए, ये सारे करेगा कॉर्पोरेट हाउसेस। तो कृषि किसान आधारित कृषि से कॉर्पोरेट आधारित कृषि में जाने का जो पॉलिसी है, ये है हिंदुस्तान के किसान को खत्म करने का सबसे बड़ा साजिश है, जिसके खिलाफ आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है ये हन्नान साहब। ये जो है वो हाइपोथेटिकल चीज़ें बताई जाती हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो ये कहते हैं ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, और ये सब जो है वो इस पर हम कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और देश के किसानों को भी ये समझ लेना चाहिए ऐसा। हमें आप ये बताइए, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है, उसमें जो संशोधन किया गया है, राइट, उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, तो वो संशोधन क्या किसानों के लाभ के लिए हैं या किसानों के अधिकारों का उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल इसमें किसान का नुकसान होगा। हाँ, ये बिल्कुल किसान का नुकसान होगा और उपभोक्ताओं को भी और ज्यादा नुकसान होगा,
क्योंकि जब किसी व्यापार जब छोटे दुकानदार से, मझोली दुकानदार से लेके कुछ मोनोपोली के हाथ में चला जाएगा, तो इसका दाम तय करने वाला होगा वही मोनोपोली मार्केट, और वो तय करेगा इसको। वर्ल्ड मार्केट के साथ जब इंटीग्रेट करेगा, हमारा ये बड़े कंपनी यहाँ घूम घूम के बेचने के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं है। ये इन बाल ये लोग विदेश में इसको बेचेंगे और इसके बहुत काफी मुनाफा करने का इसका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए ये जो कृषि के लिए जो बोला है, जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा जो जरूरत का चीज होता है वो बाजार में कालाबाजारी हो जाता था, संकट पैदा होता था, लोग को मिलता नहीं था, लोग अनाहार में मरता था। इससे बचाने के लिए कुछ फसल को सरकार एक कानून का लाया था, और इस कानून के मुताबिक जो फसल कितना आप बेचने के लिए आप कितना गोडाउन में रख सकता। इसके बाद ब्लैक मार्केटिंग से इसको किया ले जाता, मिडिलमैन के बचाने के लिए कैसा, और किसान का जो पैदा होता है उसका कहाँ वो माल बेचा जाएगा, ये एक पॉलिसी था। मगर इस बार जो सरकार नीति बदल रहा है कानून, ये बदलने का मतलब है, एक तो है जो होर्डिंग का जो लिमिट था वो उठा देंगे। आप ये बात सोचिए, ये छोटे व्यापारी जो होता है 1 टन 2 टन होर्डिंग कर सकता था, पर सीमा उठ जाएगा, क्योंकि जब अदानी अंबानी लोग जब लेंगे तो वो तो मिलियन टन होर्डिंग करेंगे। ये कानून रहते वो बड़े बड़े कंपनी वो जो व्यापार करना चाहे, मोनोपोली करना चाहता है, उसके लिए ये कानून घातक है। दूसरे है, ये कानून था राज्य स्तरीय, किसी राज्य का व्यापार है, राज्य में क्या सुविधाएं हैं उसमें राज्य सरकार का ज्यादा से होना चाहिए, ये हमारा देश का संविधान है। मगर धीरे धीरे राज्य से छीना जा रहा है। ये जो इसका बाजार जब पूरा हिंदुस्तान में किसान चले जाए, जो राज्य में उसका ऊपर जो राज्य सरकार को जो कोई भूमिका होता था वो नहीं रहेगा, और ये फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य दोनों का अपना अपना जो हिस्सा है, ये राज्यों का हिस्सा खत्म करके संपूर्ण रूप से केंद्रीय करेगा, ये नीति चलती। तीसरा है, ये जो मोनोपोली लोग जब दाम तय करेगा तो ये दाम जब होगा, ये होगा अब बेटर आपको दे देंगे, पैकेजिंग देंगे, बेकार ट्रांसपोर्ट देंगे, और आज देख रहे हैं ना, आपको अमेज़न से खरीद करना कितना बाजार का दाम है उसे डबल दाम पे आप मिल जाएगा। तो ये मिडिल क्लास के जो कुछ सुविधा इसमें है, जो टेलीफोन में सोचा सब मिल जाएगा, ये कितना परसेंट लोग एक सुविधा ले सकता, बस 80% लोग को ये सुविधा नहीं मिलेगा। जो बाजार खरीद करता है, अपना मोहल्ला से खरीद करता है, ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे जो छोटे व्यापारी जो मोहल्ला में बेचता है, लाखों लोग इसी व्यापार करके दिन गुजारता है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और मोनोपोली हाउसेस के हाथ एक कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट मार्केटिंग सब संपूर्ण रूप से कॉर्पोरेट करने के लिए ये सरकार का नीति है, उसी ओर ये सरकार जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं ये किसान विरोधी है, किसान इसके खिलाफ लड़ेंगे, और अपना जो हक है ये हक को बचाने के लिए किसान अपना प्रोग्राम को जारी रखेंगे। आज किसान का फसल के दाम के लिए, उसका कर्जा माफी के लिए, उसका जो सब्सिडी चाहिए, फसल जो अगले जून में जो नया फसल आएगा, अब खरीफ सीजन शुरू होगा, उसमें क्या होगा, अभी उसका पास ना पैसा है ना फसल के जब पूरा बिका नहीं, 25-30% से बिका है, उसके पास पैसा नहीं है, इमीडिएटली उसको पैसा चाहिए, और उसको खाद, बिजली, ये सब डीजल 22 रुपया में डीजल किसान के देना चाहिए, कि वो लोग खाद्य सुरक्षा के काम कर रहे हैं, दोस्तों अन्नदाता है, उसके लिए तो मुनाफाखोर तो बड़े बड़े कंपनी उसके साथ एक रात नहीं कर सकता, उसको आपको सुविधा देना चाहिए। ये सब जो बातें हैं, एक इसको लेके किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। आगामी 27 मई पूरे देश में, ये लॉकडाउन के वजह से हम घर में हमको तो समेट दिया है, मगर इस समय में 2 महीना में किसान का संकट और गहराया है। मोदी सरकार का नीति सिर्फ विश्वासघात है किसान के साथ। जो घोषणा किया है, ये घोषणा में आम किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है, खेत मजदूर का कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो मनरेगा करके जो गरीब रोज टाइम का रोजगार करता था उसके कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ 27 जो मई पूरा देश में लाखों किसान
रास्ता में उतरेगा। गांव में, ब्लॉक में हजारों किसान अपना मांग को लेके ये सरकार का जो किसान विरोधी नीति है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज हन्नान साहब, एक बात और मेरे जहन में आ रही थी और मुझे लगता है कि आपकी जो 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 किसान का मुनाफा है वो सीधे कॉरपोरेट सेक्टर को पहुंचाने की नीति से आपने जोड़ा है इस एसेंशियल कमोडिटीज़ 95 एक्ट संशोधन को, और आपने साफ किया है इसमें कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पक्ष है इस वक्त, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि इसको कॉरपोरेट सेक्टर को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जाए और किसानों को मजबूर करने की, आपकी बात से ऐसा लगता है। लेकिन ये कितना आगे चलकर ऐसा साबित होगा ये तो देखने की बात है। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी और मैं ये समझना चाहता था आपसे और समझाना चाहता था अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए भी कि मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज, एक न्यूज़ मैंने देखी थी बिल गेट्स की तरफ से। उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइंग या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म शुरू किया है GMO के नाम से, राइट? हाँ जी है भैया, मालूम है GM आपने क्रॉप उसके बारे में पढ़ा होगा। तो GMO हाँ जो है, है बहुत है। इसके खिलाफ भी हमारा किसान आंदोलन है। कुछ कुछ जैसा कॉटन है, कुछ ऐसा चीजें हैं, GM क्रॉप चालू हुआ। मगर हमारा कहना है GM क्रॉप हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से नहीं लेना चाहिए, कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो करते हैं वो कभी कोई दूसरे देश के या किसान के प्रति भालोबासा प्यार से नहीं करता। उसका मैक्सिमम मुनाफा कैसे होगा उसी दृष्टिकोण से वो अपना सीड हो, अपना मेडिसिन हो, अपना जो कुछ है वो तैयार करता है। तो इसलिए हमारा कहना है GM क्रॉप जो होना चाहिए ये पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, जो जिसको देशप्रेम है, जो देश का वैज्ञानिक है, जो किसान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, सही टेस्ट करेंगे। इस करने का बाद कुछ दवा आएगा उसमें कोई जहर हो सकता है, कुछ लोग मर सकता, जैसा ऐसा ना हो। इसके तरफ कैसे इसको GM किया जाए ये हमारा देश के अंदर होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अपना गवेषणा से होना चाहिए। जो मॉन्सेंटो या कारगिल जो विदेशी कंपनियां हैं वो गवेषणा करके हमको जो दे रहे हैं वो हमारा देश के लिए भालो नहीं है। इसलिए हम फॉरेन जो GM क्रॉप्स का सीड्स है हम उसको खिलाफ है। हम GM का पर से खिलाफ नहीं है, मगर ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को दिया हुआ GM क्रॉप को हम खिलाफ है। हन्नान साहब, अभी एक इन्फॉर्मेशन है वो ये कि मतलब जेनेटिकली जो है वो मीट प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा और सब करे वही तो जितना जो है वो लाइव गोट्स हैं या लाइव स्टॉक होता है वो सारे का सारा किसान से जुड़ा होता है, किसान को उसका नफ़ा होता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग इंटरनेशनली चल रही हैं कि जितना भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें जो है जेनेटिकली मीट प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी जेनेटिकली मीट प्रोडक्शन किए जाएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं किसान का डायरेक्टली कुछ नुकसान होने का खतरा है। चाइना में भी 4 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदी गई है, सुना है अमेरिका ने खरीदी है, और उसमें GMO प्लांट्स जो है वो मैनेज करने का कुछ प्लान है। एक तरफ तो जो है वो चीन और अमेरिका की दुश्मनी बज़ाहिर दिखती है और अंदर ये लोग यहाँ ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चीन और ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहरा रहा है एक साथ, है ना। वो वहाँ पे चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ पर जो है वो अपने प्रोडक्शन सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहा है। तो ऐसे में किसान और हमारा देश जो आम इंसान है, देश का नागरिक है, वो तो बहुत कंफ्यूज है, उसको तो कुछ पता होता है नहीं ज़्यादा, और नहीं कुछ पता ही नहीं है लोगों का, ज्यादा किसान का 91 पता ही नहीं है इसके पीछे क्या साजिश चल रहा है। हाँ। कैसा उसका किस्मत को बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। हाँ। मुट्ठी भर कॉर्पोरेट एंड मोनोपोली हाउसेस कैसे उसको कब्जा करने का, जमीन हो, उसका प्रोडक्शन हो, उसको मार्केटिंग हो, ये सब मुनाफा का मेजर शेयर हो, उसको कैसे इसको धीरे धीरे कब्जा करने का साजिश चल रहा है। इसके बारे में काफी किसान का जानकारी का अभाव है और इसको अज्ञानता का मौका के इस्तेमाल करना चाहते हैं ये बड़े कंपनी, और उसको राजनीतिक दलाल जो है, पॉलिटिकल एजेंट है, वो लोग उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये नीति को सरकार के ओर से लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हन्नान साहब, ये समझ में नहीं आता मेरे कि ये कौन सी इंसान का ज़मीर है, हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस या सत्ताधारी पार्टी में बैठे लोगों का कौन सा ज़मीर है जो अपने ही देश के अन्नदाता को, सो कॉल्ड अन्नदाता जिसको हम किसान कहते हैं, उसकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो तैयार हो जाता है कुछ दूसरे कॉरपोरेट हाउसेस के प्रमोशन के लिए। ऐसा ये कौन सा ज़मीर है, ये कौन सा चेतना क्या है? ये है वर्गीय दृष्टिकोण है। ये वर्गीय दृष्टि एक दुनिया में जनता का एक हिस्सा है जो शोषित वर्ग है, वो किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, दुकानदार हो, कर्मचारियां हो,
90% जो लोग होता है ये है किसी ना किसी तरह से शोषण, कोई ज्यादा कोई कम शोषित होते हैं, और 10% जो लोग रहे शोषणकारी है। जो शोषणकारी है वो किसी तरह उसको एक ही लक्ष्य है, हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर फाइनेंशियल पावर, टोटल कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। इसके लिए अपना दलाल को पॉलिटिक्स में प्रमोट करो और उसी दलाल से वो उसी नीति को, अपना जो कॉर्पोरेट पोस्ट नीति को कार्यान्वित करने के लिए उसका हर तरह का मदद करो। तो कहीं ये ना जो कहीं है ये हन्ना एक शोषण साहब, है। ये एक इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं मुझे लगता है इस पर सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, और इल्ज़ाम कहा जा सकता है कि आप इनको ये दलाल कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का, सत्ताधारी पार्टी को, राइट? यस यस यस, हाँ एकदम एकदम। क्योंकि आप देखिए ना, आप ये जो पॉलिटिकल पार्टी आजकल जो आज कुछ पैसा में हो रहा है, पैसा में एमएलए खरीद रहा है, एमपी खरीद, सरकार बनाने का कोई दाम नहीं है, सरकार का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये पैसा वो कहाँ से ला रहा है? हम कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लेता, कंपनी से पैसा नहीं लेता वामपंथी, मगर ये क्या करता है, आज मोदी को जो हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, एमएलए एमपी खरीद करके सत्ता कब्जा कर रहा है, राज्य सरकार तोड़ रहा है, केंद्र सरकार बना रहा है, उसका इस पैसा आता है उसी को जिसके वो दलाली करता है। ये दलाली करके वो पैसा कमा के अपना सत्ता में रहना चाहता है, और वो पैसा दे के दलाल को इस्तेमाल करके अपना जो वर्ग स्वार्थ है अमीरों का उसको लागू करने के लिए वो इस तरह जो पालतू लोग को पालते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स का ये तरीका है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से अब उसका नाम बदल के कुछ और कर दिया है, क्या कर दिया है? यही तो बोलिए ना, 70 साल में ठीक है, कैलामिटी होता तो प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ फंड था, ये हमारा है, और उससे जो है वो पब्लिक जो हमारा एक्सचेकर है उसका हिस्सा है, सीएजी उसको हिसाब करते हैं, सरकारी निगरानी में खर्चा होता है। मगर ये जो आप किया ये पहले बार हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर ना करके ये पीएम केयर के नाम पे प्राइवेट एक फंड बनाया जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसका मेंबर है। तो 4 बीजेपी नेता मिलके ये पैसा को जमा कर रहा है, और कितना पैसा आज तक आया, 1 लाख करोड़ क्या 2 लाख करोड़ की 50,000 करोड़ कितना आया? वो तो आईटी कंपनी सबसे बड़ा आज हिंदुस्तान का, वही तो 50,000 करोड़ रुपया दिया है, 50,000 करोड़ दिया है। हाँ, वो तो अजीम प्रेम जी ने दिया है। हाँ प्रेम जी दिया है। तो ऐसा सारे लोग कितना दिया तो बताया नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कितना लाखों करोड़ इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा का हिसाब कौन करेगा, सरकारी कोई इसका ऑडिट कौन करेगा, खर्चा कैसे होगा, एक देश के लिए खर्चा होगा या बीजेपी पार्टी तैयार करने के लिए इस पैसा को इस्तेमाल किया जाएगा? सब राज्य सरकार तो खर्च करेगा या बीजेपी जो जहाँ सरकार है उसी सरकार के राज्य में इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो मजबूत करने का कोशिश किया जाएगा? इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए ये पैसा ये बहुत ही एक धूमिल है। एक बार एक हमारा जब डिफेंस के लिए पैसा उठाया था, जो लोग मरा था कश्मीर में जी, जो 34 लोग मरा था, उसके लिए एक कोष खोला था, वीर कोष के नाम पे। हाँ, वो पैसा कहाँ आया, कितना आया, कौन परिवार को दिया, खर्चा हुआ नहीं हुआ, आज तक किसी का पता नहीं है। तो ये जो क्लैंडस्टाइनली काम करने का इसका जो तरीका है ये है, इसका इसलिए संदेह होता है ये पैसा देश का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पर्पस में इस्तेमाल करने के लिए ये अलग खोला है, जो सरकारी नियंत्रण इसमें नहीं होगा। अच्छा हन्नान साहब, आखिरी सवाल हमारा जहन में है और बहुत सारी बातें आपसे अलग से हम करेंगे, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय का अकाल रहता है, समय क्या मतलब टाइम फ्रेम होता है, तो हम चाह रहे थे कि इसमें एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि आपकी जो कोशिशें हैं पिछले 40 वर्षों की या ज़्यादा की, और 1936 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, हम आपके संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद कुछ किसानों के हितों का आप उनका वो सुरक्षा कर पाए हैं? संपूर्ण तो कर नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन बहुत पुराना है, बहुत बड़ा भी है। हमारा पूरा हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा किसान हमारा किसान सभा का मेंबर है, संगठन आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। मगर क्या है कि हमारा एक गरीब का संगठन है, और ये गरीब का संगठन, ये जो हमारा दुश्मन इतना पावरफुल है,
उसका मीडिया पावर, उसका मनी पावर, ऑल रिलीजियन, दे मिसयूज ऑल दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म डिविजन, समस्त सारे पावर को इस्तेमाल करके जिस तरह ये अपना ताकत को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, उसके साथ हमको लड़ना पड़ता है। असमय लड़ाई है, अनइवन बैटल है। इस बैटल में हम क्या कहते हैं, किसान को सचेत करो। एक दिन जब दोस्त और दुश्मन में फर्क को समझेगा, इसके खिलाफ वो लड़ेगा। लड़ाई भी होता है, एक एक इशू पर एक एक समय बड़ा बड़ा लड़ाई होता है, बंद होता है, स्ट्राइक होता है, हल्ला होता है, मगर ये लड़ाई जब तक निर्णायक स्टेज में नहीं पहुंचेगा, तब हमारा ये वर्ग दुश्मन चालित जो प्रशासन है, सरकार है, इसको हम संपूर्ण रूप से पराजित नहीं कर सकता। ये लंबा लड़ाई है, जानबूझ से हमारा जानते हैं। जी, लंबी लड़ाई है आप बता रहे हैं। ऐसा समझ सुनने में आता है कि जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी जो संस्थाएं हैं पूरे देश भर में, वो सत्ताधारी पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं उनके हेड्स और जिम्मेदार मिल जाते हैं और वो पर्सनल अपने फ़ायदों के लिए अपनी किसानों की इज्तमाही तौर पर बड़े स्तर पर उनके फ़ायदों को भूल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा किसान आंदोलनकारी लोग नहीं है, एक आध गद्दार को ही निकाल सकता हजारों में लाखों में। आमतौर पे जो कोई एक विचारधारा के ऊपर आधारित ये आंदोलन है, ये कोई धंधे के आधार पर नहीं है। हम विश्वास करते हैं इस लाइन में किसान बच सकता, इसी नीति में ही देश बच सकता, इसी नीति में ही आम जनता को फायदा पहुंच सकता, इस नीति से। तो ये नीति बदलने का हमारा लड़ाई है। नेता बदलने से कुछ नहीं होगा, नेता तो बिक जाता है। नीति जब तक नहीं बदलेगा, नीति जब कॉर्पोरेट प्रश्न नीति से किसान प्रश्न नीति में बदल नहीं होगा, तब तक इससे ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। ये हमारा साफ दृष्टिकोण है। ये बात समझ के हमें नीति बदलने का लड़ाई लड़ता है। हम मानते हैं लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, ऐसे पीढ़ी गुजर जाते हैं, मगर फिर भी ये लड़ाई, इसके अलावा हम समझते हैं कोई सही रास्ता लड़ाई के बिना नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हन्नान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो किसानों की समस्याओं और उनके हल के बारे में बता रहे थे और इंटरनेशनल सिनेरियो में किसानों का जो शोषण हुआ है उस संबंध में बात कर रहे थे। हन्नान मुल्ला साहब, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।